जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 61। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट से आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट पे आज हम शिफ्ट नहीं हो रहे। और इंटरनल ऑडिट में कल हमने स्टडी किया था बेसिकली इंट्रोडक्शन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे ये सीखा कि इंटरनल ऑडिटर से जो हम हेल्प ले सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर, हमें इजाज़त दी गई है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की तरफ से कि इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दो तरह से हेल्प ले सकते हैं। एक को कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का मतलब है इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम किया हुआ अपने रूटीन वर्क के नतीजे में, और वो काम अगर हमारे से रेलिवेंट है, जो इंटरनल ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी परफॉर्म करने थे, तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकता है एज एविडेंस। इसको बोलते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ नहीं करना, उसको साइड पे कर दे, इंटरनल ऑडिटर को ले अपनी टीम का हिस्सा बना ले। एक तरह से इंटरनल ऑडिटर, अब आप जो भी 2 3 4 लोग आपने लिए होंगे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से, वो अब आपकी डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में काम करेंगे। वो आपके कहने के मुताबिक स्क्रैच से काम करेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। तो दो तरह के कंसेप्ट्स हैं इसमें इंटरनल ऑडिट के हवाले से, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस। दोनों में फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा, दोनों में कॉमन एक चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है कि चाहे आप यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वाली ऑप्शन की तरफ जाएं, चाहे आप डायरेक्ट असिस्टेंस वाली ऑप्शन की तरफ जाएं, आपको जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को वैल्यूएट करना है। अगर उसमें कॉम्पिटेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, फिर तो हम उससे उसके वर्क को यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर हम ना डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ जाएंगे, ना यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ जाएंगे। और कल के लेक्चर में हमने एंड पे ये चीज़ सीखी थी कि कैसे वैल्यूएट करना है हमने कॉम्पिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को। तो क्या कुछ फैक्टर्स याद हैं आपको कि कैसे हम इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस को वैल्यूएट करेंगे? क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, याद है? क्या क्या थे? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिविटी कैसे वैल्यूएट करेंगे? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंस। हायर किसने किया है, रिपोर्ट किसको करता है, शाबाश। और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच का मतलब क्या है? हाँ जी, काम करने का तरीकाकार क्या है उसका। ओके, चलिए। अब इसी कंसेप्ट की बेस पे आपको केस स्टडी दी गई थी। कुछ 2-3 क्वेश्चन थे रिप्रोडक्शन के, वो तो सिंपल थे। जो काम का क्वेश्चन था वो एक था केस स्टडी, जिसमें आपको किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया उसने, और आपको कह रहा है वैल्यूएट करो इस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, इसकी कॉम्पिटेंस को, इसकी ऑब्जेक्टिविटी को, इसकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, इसको वैल्यूएट करो। और अगर कुछ इश्यूज हैं तो बताइए क्या इश्यूज हैं। तो क्या आपने अगर कल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीख लिया है तो क्या इस काबिल है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यूएट कर सकें? यस, बिल्कुल इस काबिल है। तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारे वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 7, माल्टा लिमिटेड के नाम से। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड रिकमेंडेड मेजर्स व्हिच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस। क्या कह रहा है वाला? इंटरनल ऑडिटर, हाँ, डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में और रिकमेंडेशन दीजिए। ठीक है, तो जब भी किसी दुनिया के किसी भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को हमने वैल्यूएट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया कौन सा है? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। Malta Limited has been facing problems in running an effective internal audit department. Directors of ML has shared with you a brief structure, functioning roles and responsibilities of the current internal audit department, which are as follows. वो कह रहा है कि जी मुतमिन नहीं है, प्रॉब्लम्स है इंटरनल डिपार्टमेंट में, आपके साथ ये स्ट्रक्चर शेयर किया गया है। अब ये जो इंटरनल ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, वो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब आपको जो वीकनेसेस मिलेंगे सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट। द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय हिना अकरम, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे बताया कोई डेफिशिएंसी है?
बल्कि अच्छी बात है क्या, चार्टर्ड क्वालिफिकेशन। शी वर्क्स इन ए क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सीएफओ एंड सीईओ। जी बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें एक इंडिकेशन है हल्की सी, किस चीज की इंडिकेशन है? क्लोज कोऑर्डिनेशन से क्या हमें प्रॉब्लम समझ आ रही है? हाँ, हो सकता है कि थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन हो, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है इससे। आगे कोई फर्दर क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन उसने दी तो हम उसके साथ लिंक कर देंगे, वरना यहाँ पे भी क्लोज कोऑर्डिनेशन, देखिए क्लोज कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं होती, एक वर्किंग रिलेशन होता तो है, लेकिन इसका काम है चेक करना। तो जिन लोगों के काम को चेक करना है उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो जाए। क्लोज कोऑर्डिनेशन से मुझे ये मिल रही है, ये फीलिंग आ रही है कि शायद इनका कोई जैसे होता है कोई पॉजिटिव या फ्रेंडली रिलेशन हो, तो इससे हमारी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या करना चाहिए? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की टीम को जो है वो इंडिपेंडेंट और किसी किस्म का कोई रिलेशंस, फ्रेंडशिप रिलेशंस नहीं होने चाहिए मैनेजमेंट की टीम के साथ। इंटरनल ऑडिट टीम अलग हो, मैनेजमेंट टीम अलग हो, दोनों के एक दूसरे के साथ कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्रोफेशनल या वर्किंग रिलेशनशिप हो बस। She prepares audit plan for each quarter by herself. All the internal audit findings are first discussed at length with both the CFO, CEO and are then presented to the audit committee. अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम किसमें है? क्या फाइंडिंग्स डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं? इसमें दो सेंटेंसेस है। एक वो कह रहे हैं कि ऑडिट प्लान खुद ही प्रिपेयर कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑडिट कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसका जो ऑडिट प्लान है वो ऑडिट कमेटी को अप्रूव करना, सुपरवाइज करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, शाबाश, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। ठीक है, तो प्लान अप्रूव होना चाहिए डायरेक्टर्स की तरफ से। ये एक वीकनेस आ गई कि प्लान अप्रूव नहीं करी, सारा खुद ही प्रिपेयर कर रही है। मतलब अगर वो काम सही नहीं कर रही, जैसे हम ये किसी को कह दे कि भैया काम करना है, लेकिन काम क्या करना है ये उसे बताएं, अपनी मर्जी से काम कर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर याद रखे हर पोजीशन के जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या करना है और रिपोर्टिंग होती है, तो इसकी भी रिपोर्टिंग रिपोर्टेबल है डायरेक्टर्स को। तो प्लान भी पहले, हालांकि बाद में जो उस प्लान के रिजल्ट के में फाइंडिंग आती है वो तो कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ प्लान को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छी है कि जो हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट है वो ऑडिट कमेटी को प्रेजेंट कर रहा है अपने प्लान की फाइंडिंग्स, ये बात अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात में है कि वो हर सेल्फ, वो खुद ही प्रिपेयर कर रही है। इसको यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, डिस्कस नहीं कर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि क्या फाइंडिंग्स को सीएफओ और सीईओ को डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? साबित क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी गलतियां उनको बता रहे हैं। देखिए, अगर हम ये कहते हैं ना कि हम सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कस हो रहा है तो फिर ये गलत होता। हम कहते हैं डायरेक्टर के साथ डिस्कस करो, कह रही है कि जिसकी गलती है उसके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं और डायरेक्टर के साथ भी कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप मैनेजमेंट, जब बताइए, जब मैनेजमेंट की मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं एज ऑडिटर, क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं, ताकि वो उसको करेक्ट कर ले। तो उसी तरह सीएफओ सीईओ की अगर कोई वीकनेसेस सामने आई है तो उनके साथ डिस्कस करने में कोई एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो डिस्कस करता है, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ इनके साथ सीएफओ सीईओ के साथ इंटरनल ऑडिटर डिस्कस करे, डायरेक्टर के साथ ना करे, फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम है कि भाई जिन्होंने एक्शन लेना था असल में इनके खिलाफ, उनको तो आपने बताया नहीं। तो जब कोई वीकनेस सामने आए, किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? दो चाबी गवर्नेंस को लाजमी कम्युनिकेट करना चाहिए। मैनेजमेंट को अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पहले पैराग्राफ में सिर्फ दो इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। पहला इशू क्या है? क्लोज कोऑर्डिनेशन की वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट का,
और दूसरा इशू क्या है कि वो खुद ही एडिक्वेट, हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क के एडिक्वेट सुपरविजन होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ऑडिट में पहले से प्लान नहीं हो रहा। दो इशू सामने आ गए। पहला इशू कौन सा? क्लोज कोऑर्डिनेशन, और दूसरा इशू कि वो हर सेल्फ उसको प्रिपेयर करते हैं, कोई रिव्यू नहीं कर रहा। देखिए आगे चल के अगर कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो फिर हम उसको भी कंसीडर करेंगे। फिलहाल हमारे ये दो रिस्क आ गए। नेक्स्ट है जी, हिनाज इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइजेस ऑफ 3 मेंबर्स, उस्मान, काशिफ एंड आमना। क्या 3 मेंबर्स काफी हैं? ये हम नहीं बता सकते। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि टीम कितनी होनी चाहिए। कोई उसने बताया कि लिस्टेड कंपनी है, अगर वो इस तरह के इंफॉर्मेशन देता कि जिससे पता चलता बड़ी कंपनी है तो फिर हम इसको एज वीकनेस कंसीडर कर सकते थे। अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है टाइप ऑफ कंपनी का। Usman is responsible for the audit of treasury and payments. Kashif is responsible for the audit of procurement, payables and production, and Amna is responsible for the audit of revenue, receivable and assets for the last 3 years. पिछले 3 साल से कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ है भला? क्या एरिया एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम है? एरिया एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो ऑडिट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कहता ना ऑडिट नहीं कर रहे बल्कि वो इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं ये तो मैनेजमेंट का रोल है, इंटरनल ऑडिट वाले क्यों कर रहे हैं? जैसे वो कहता कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट वाले, हम कहते हैं तो मैनेजमेंट का काम है। इंटरनल ऑडिटर ने तो सिर्फ ये चेक करना है कि बीआरएस बन रही है कि नहीं बन रही, बनाना इसका काम नहीं है। एजिंग बनाना इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है क्या चेक करे एजिंग बन रही है कि नहीं। इससे भी अगली एग्जांपल सुने, स्टॉक टेक करना क्लोजिंग डेट के ऊपर बैलेंस शीट डेट पे फिजिकल स्टॉक काउंट करना, ये इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं है। ये किसका काम है? मैनेजमेंट का। इंटरनल ऑडिटर का काम सिर्फ इतना है कि चेक करे ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई समझे, इंटरनल ऑडिटर का वर्क किस तरह का है? सुपरवाइजरी नेचर का। अगर वो हमें इस तरह की बात करता है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट का ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम, हम कहते हैं गलत कर रहा है, ये तो कन्फ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज है। जब मैनेजमेंट वाला काम इंटरनल ऑडिटर करेगा तो इंटरनल ऑडिटर वाला काम कौन करेगा? ये सवाल। लेकिन यहां पे कह रहा है कि जो वर्क कर रहे हैं वो ऑडिट वाला ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाला नहीं कर रहे। इंटरनल ऑडिटर जब मैनेजमेंट वाला काम करेगा वो बैड है, वीकनेस है। इंटरनल ऑडिटर अगर ऑडिट वाला ही काम करेगा तो यहां पे बताइए एरिया एलोकेशन जो उसने बताया, मुझे बताया इसको एक पढ़ के, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी जगह पे ऐसा तो नहीं हो कि वो कह रहा है कि वो कोई चीज प्रिपेयर भी कर रहे हैं जो कि मैनेजमेंट वाली है, तो हम उसको वीकनेस। आपने पढ़ लिए सारे उसके फंक्शंस, क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ओके, नहीं, इसका मतलब फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है फॉर द लास्ट 3 ईयर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? रोटेशन, इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है। क्या होता है? हाँ जी, इनके आपस में ही एरिया चेंज कर देने चाहिए। एक तो कंसेप्ट ये है ना कि टीम मेंबर चेंज कर रोटेट कर दे, ठीक है। अगर टीम मेंबर चेंज नहीं भी करते तो इनके एरियाज जो है वो चेंज कर दे। एरियाज क्यों चेंज कर दे भला? हाँ, क्योंकि सेम पर्सन के साथ ये, इसका मतलब अब देखिए जिसने रेवेन्यू को ऑडिट करना है इंटरनल ऑडिट वाली टीम में से, तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट की टीम में से जो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों सेम पर्सन है। अगर 3 साल से वही एक ही दूसरे एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा इसको चेक कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी फ्रेंडशिप डेवलप, नेचुरल है ना, थोड़ी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, हेलो है हो जाती है, फिर उसको फेवर देना शुरू कर देते हैं। तो इनको कभी भी एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं होने देना। इंटरनल ऑडिट वालों को मैनेजमेंट के साथ क्लोज नहीं होने देना। इसीलिए क्या करना चाहिए? रोटेशन। किसकी रोटेशन करनी चाहिए? इंटरनल ऑडिट वालों की आपस में रोटेशन करते हैं। बेहतर है तो यह है कि टीम रोटेट कर दें, लेकिन अगर टीम नहीं है, उसने बोला 3 ही बंदे मेरे पास, तो कम से कम क्या करें? एरियाज रोटेट कर दें। हाँ, टाइम के साथ एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये प्रैक्टिकल उन्होंने एक इशू रेज किया है। इवन एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर 3, 4, 5 साल एक कंपनी का ऑडिट कर ले तो उसकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाता है, वो क्लाइंट को बेहतर सर्विसेज देता है,
ये बात है भी फैक्ट, लेकिन इसके बावजूद इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाती है, और हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या है भला? इंडिपेंडेंस। इसीलिए करना पड़ता है वो काम। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा इनको। Hina believes that the continued development of her team in the same areas has helped them to develop expertise in their assigned area। वही बात की उसने, एक्सपर्टीज। भाई एक्सपर्टीज हो गई, इंडिपेंडेंस तो फर्क होगी ना। This also helps her and her team to design internal control for the above mentioned areas in the effective manner। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करना किसकी जिम्मेदारी है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करना इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। क्रेडिट सेल अप्रूव करना इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। उसने सिर्फ ये देखना है कि सेल अप्रूव सही हो रही है कि नहीं हो रही, काम हो रहा है कि नहीं, ये है इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी। काम करना नहीं है। नहीं समझ आई ये बात? क्या आई है कुछ? तो कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करना इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट ने करना। वो पढ़ा था ना मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल। तो ये हमारी 4 वीकनेसेस सामने आ गई इस डिपार्टमेंट के अंदर। पहली वीकनेस क्या थी? क्लोज कोऑर्डिनेशन इंटरनल ऑडिटर के सीएफओ सीईओ के साथ। दूसरी क्या थी? काम खुद ही करे, जो दिल करे जैसे करे, रिव्यू नहीं करवा रहे। तीसरी फेमिलियरिटी थ्रेट लास्ट 3 इयर्स की टीम की वजह से। और फोर्थ कंफ्लिक्ट रिस्पांसिबिलिटी कंट्रोल डिजाइन करने की। डन जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए इस क्वेश्चन को क्लोज कर दें। बताइए कि आज के बाद अगर इस तरह की केस स्टडी है, यानी किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे, आप उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं ये वीकनेस है और ये हल है। जैसे रोटेशन करा दो, कर लेंगे? ओके, इसको क्लोज कर दें। फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो? सब ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम कल के कंसेप्ट की तरफ। ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था, इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर लिया था। तो इसका मतलब हम इस काबिल हो गए कि फैसला कर सके कि हमें इस इंटरनल ऑडिट, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं, इसके इंटरनल डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी है कि नहीं। ये फैसला कर लिया हमने भाई, ओके हेल्प लेनी है। फैसला क्या हो गया? क्यों फैसला हुआ ये कि हेल्प लेनी है? क्योंकि इंटरनल ऑडिट कंपिटेंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अब अगला सवाल, किन एरियाज में हेल्प लेनी है? सिंपल रूल समझे, किन एरिया में हेल्प लेनी है? जिन एरिया में रिस्क कम है, जजमेंट कम है, उन एरियाज में हेल्प लेनी है। जैसे वो कह रहा है कंट्रोल टेस्ट करने में हेल्प ले सकते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऐसे जिनमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो, लिमिटेड, कम जजमेंट, लो जजमेंट इन्वॉल्व, हेल्प ले सकते हैं। इन्वेंट्री काउंट में हेल्प ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन टेस्टिंग में हेल्प ले सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग में, जैसे हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सिस्टम नोट्स बनाए हुए हैं इंटरनल ऑडिटर ने। यदि इंटरनल ऑडिटर ने ये लिखा हुआ है सेल की ट्रांजैक्शन स्टेप नंबर 1 में ये होगा, 2 में ये होगा, 3 में ये होगा, 4 में ये होगा, एंड में जाके ये जीएल में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये सारी रिकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं सिस्टम नोट्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के नोट्स बनाना, जिससे पता चले ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रेस कर सके हम कि कितने डिपार्टमेंट से गुजरती है। क्या ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है? यस कर सकता है। ठीक है, ये सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए अहम डॉक्यूमेंट होता है। कंप्लायंस टेस्टिंग के क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है? ये वो कुछ एरियाज हैं जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जा सकता है। डन जी? कोई प्रॉब्लम? एक दफा पढ़ के देखे जरा, बुक में यही लिखे। कल सीखा था इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेनी है कि नहीं, आज क्या सीखा है? पहले किस एरिया में हेल्प लेनी है? कड़क, पता नहीं नींद आ रही है, नींद आ जाएगी चिल की वजह से। तुम्हें
जी शाबाश, पढ़े पढ़े, लिस्ट पढ़िए, लिस्ट पढ़िए। अच्छा, तरतीब आपने ध्यान में रखनी है। कल हमने ये पढ़ा था इस इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं कि नहीं, आज पढ़ रहे हैं किस एरिया में हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस तरह के कंसेप्ट ना दो तरह से बताए जा सकते हैं। जैसे पूछे सर हम किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं, किन में नहीं, पूछे हाँ किन में नहीं। अब मैं इसका आंसर दो तरह से दे सकता हूं, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में आंसर क्या होगा, भैया इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में हेल्प ले लो, यह पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होगा, इसमें नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते, बाकियों में ले लो हेल्प, नेगेटिव लिस्ट। तो मुझे बताइए जो हमें स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दी है, सवाल क्या था, किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये पॉजिटिव लिस्ट है कि नेगेटिव, पक्का। उसने ये बताया कि इन एरियाज में हेल्प ले सकते हैं, इन में नहीं लेनी, पक्का। ये ज़हन में रखना, फिर कोई मुश्किल चीज इसमें, बड़ी बात है ये, रिस्क ज्यादा हो, जजमेंट ज्यादा हो तो भैया। उसने कुछ एग्जांपल स्पेसिफिक दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फर्ज करें इंटरनल ऑडिटर भी ओके, जो एरिया है वो भी ओके, वो भी लिमिटेड जजमेंट वाला है, इंटरनल ऑडिटर से भी का वर्क को भी यूज कर सकते हैं, और किस एरिया में वर्क यूज करना है ये भी डिसाइड हो गया। अब आगे सवाल ये है कि क्या पहले से कुछ चीजें इंटरनल ऑडिटर को बता देनी चाहिए, ताकि इंटरनल ऑडिटर अपना वर्क करते हुए हमारी रिक्वायरमेंट को भी जहन में रखे और उनके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करे, कि नहीं करना चाहिए डिस्कस। इंटरनल ऑडिटर से पहले से डिस्कस कर ले, फायदा क्या होगा पहले से डिस्कशन का, हमारे लिए काम आसान। ये ना वो एग्जांपल दी थी, ब्लॉक सिलेक्शन करके बैठा हो कि हमारे इंटरनल ऑडिट के रूल में तो अलाउड है, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं है ब्लॉक सिलेक्शन। तो पहले से डिस्कशन हो जानी चाहिए। आपके ख्याल में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी चाहिए पहले से इंटरनल ऑडिटर के साथ, रियलिटी, परफॉर्मेंस, हाँ कहीं मटेरियल आइटम ना छोड़ दे, मटेरियलिटी तो डिस्कस होनी चाहिए। और क्या, एस्टिमेशन, किस चीज की एस्टिमेशन, जिन एरियाज में ज्यादा एस्टिमेट्स हैं, अजम्पशंस है, वो ओके। चलिए आइए जरा देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस कर लें उसके साथ, कि उसको पता चल जाए कि आपके किस एरिया में किस हद तक डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस में कम। जैसे जो इनका पॉइंट था कि किन एरियाज में एस्टिमेट्स है, उसी पॉइंट को थोड़ा रिफ्रेश करके आपके सामने रख रहा हूं कि एक्सटर्नल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करेगा कि कौन से एरियाज ज्यादा अहम है, उनमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, किन एरिया में प्रोसीजर कम, किन में ज्यादा, ये बता दे। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये तो शायद वो नहीं बताएगा, लेकिन इतना बता देगा कि किन एरियाज में प्रोसीजर ज्यादा होने चाहिए। मटीरियलिटी बता देगा, सैंपल सिलेक्शन मेथड बता देगा, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहेगा। इंटरनल ऑडिट भाई, आपके जो इंटरनल ऑडिटिंग के रूल है मेरे को नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, हो सकता है वो ये कहते हो कि जुबानी कलामी काम भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल ऑडिटिंग के रूल कहते हैं कि जो काम करना है उसको डॉक्यूमेंट करना है। क्या कहते हैं, जो काम उसका, तो भैया जो काम भी करो ना डॉक्यूमेंट जरूर करो, और बाकी करो ना करो, ये जो मेरे वाले काम है ना, जो मैंने बाद में यूज करने है, इसको जरूर डॉक्यूमेंट कर देना। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया, मटेरियलिटी के बारे में बता दिया, सैंपल सिलेक्शन मेथड के बारे में बताया, रिव्यू और रिपोर्टिंग के बारे में कि क्या है इंटरनल ऑडिटर। गैस करे इंटरनल ऑडिटर के वर्क का रिव्यू और रिपोर्टिंग होती होगी कि नहीं होती होगी? और अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का कोई रिव्यू नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम है। ये हिनाक्रम वाले क्वेश्चन में यही था ना कि ऑडिट कमेटी उसके वर्क को रिव्यू नहीं कर रही थी, तो हमने इसे प्रॉब्लम के तौर पे आइडेंटिफाई किया था। इसीलिए हम इंटरनल ऑडिट में पहले से एग्री कर लेंगे, भैया बताओ आपके वर्क को कोई रिव्यू कर रहा है कि नहीं भी कर रहा ना, तो ये वाला काम जरूर रिव्यू करवा देना, हमने यूज कर। तो ये कुछ मैटर्स स्टार्ट में डिस्कस होके बताए होने चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में अभी तक हमने क्या किया, 3 स्टेप्स देख लिए। स्टेप नंबर 1 में क्या देखा, ये इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है कि नहीं कि इसके वर्क को यूज करें। दूसरे नंबर पे क्या देखा, किस एरिया में इसके वर्क को यूज करना है, हर एरिया में यूज नहीं कर लेना, और अगर जिस एरिया में यूज करना है फिर उसके बाद क्या देखना है कि कुछ फैक्ट मैटर्स।
उसके साथ एडवांस में एग्री कर लेने चाहिए कुछ फैक्टर्स। नेक्स्ट 4, अब क्या करने वाला, एवेल्यूएट। भाई उसको वैल्यूएट कर लिया, इंटरनल ऑडिटर को कर लिया कि नहीं किया, उसको कर लिया। अब किसको वैल्यूएट कर रहे हैं, उसके काम को वैल्यूएट। देखिए किसको कर रहे हैं, वैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क। फोकस किसके ऊपर है, क्या वैल्यूएट कर रहे हैं, यहां पे क्या वैल्यूएट कर रहे थे, किधर गया, बाकी सारे स्लाइड्स आज वो नहीं आएगी, बस जो पढ़ रहे थे ये आ गया। यहां पे देखिए इवैल्यूएट किसको कर रहे थे, इंटरनल ऑडिट को, फंक्शन को। यहां पे किसको क्या, हो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, परेशान नहीं होना। मशीन है, खराब हो सकती है, हमारी तो सारी केस स्टडी सही होती है। इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, किसको वैल्यूएट कर रहे हैं, इंटरनल। ये क्या है, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, उसके वर्क को वैल्यूएट कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान से देखना है किसको वैल्यूएट करवा रहा है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यानी डिपार्टमेंट को, या कि उसके वर्क को। क्या आपको पता चल गया इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे वैल्यूएट करना है, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड उसके काम को कैसे वैल्यूएट करना है। अच्छा, काम को क्यों वैल्यूएट कर रहा है, मेरा तो ख्याल है बंदा सही है तो उसके काम भी हमेशा ठीक ही होते होंगे, ऐसा नहीं है। सही बंदा हो वो भी काम गलत कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो वो भी गलती कर सकता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट मोंगियां मार सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा दोनों चीजें देखो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को भी देखो, उसके काम को भी देखो, बंदा भी ठीक होना चाहिए, काम भी ठीक होना चाहिए, दोनों को चेक करो। वैल्यूएट, तो कैसे वैल्यूएट करेंगे इंटरनल ऑडिट वर्क को, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्या प्रोसीजर सही परफॉर्म हुए, एविडेंस ऑब्टेन हुआ, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट थे, कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई तो रिजॉल्व की कि नहीं। क्या देखना है इंटरनल ऑडिट के वर्क को, क्या प्रोसीजर सही परफॉर्म हुए, एविडेंस ऑब्टेन हुआ। भाई तरतीब देखिए, तरतीब ये असल में ना एक ही समझ लीजिए उसने सीक्वेंस में रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर एविडेंस मिलता है, एविडेंस से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सही है कि गलत, और अगर कोई गलत हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही 4 काम इधर हो रहे हैं। हमने जब इंटरनल ऑडिट की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर प्लान करना है, परफॉर्म करना है, देखना है एविडेंस ऑब्टेन किया कि नहीं, उससे सफिशिएंट है, कंक्लूजन। क्या ये चारों काम ऑडिटर अपने काम में भी नहीं करता, ऑडिटर जब खुद से, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से काम कर रहा हो, प्लान करता है कि नहीं, प्लान करके फिर प्रोसीजर भी परफॉर्म करता है कि नहीं, परफॉर्म करने से एविडेंस मिलता है कि नहीं, चेक करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पूरा हुआ कि नहीं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि एरिया करेक्ट है या मिसस्टेटेड है, और अगर कोई एक्सेप्शन, डिफरेंस, मिसस्टेटमेंट सामने है, रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है। यही काम इधर भी है, हमने भी यही देखना है। क्या इंटरनल ऑडिटर हूबहू, इंटरनल ऑडिटर हूबहू उसी तरीके से काम कर रहा हो जिस तरीके से हम कर रहे हैं। 19-20 का फर्क हो तो चलेगा, क्योंकि जाहिर है वो जितना मर्जी जोर लगा ले, एक्सटर्नल ऑडिटर को तो नहीं ना पहुंच सकता, इंटरनल ऑडिटर जितना मर्जी। बाकी सारी चीजों पे चाहे आगे निकल जाए, इंडिपेंडेंस पे आगे नहीं निकल सकता, और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सबसे अहम इंडिपेंडेंस है। लेकिन फिर भी हमने इतना काम चेक करना है कि मिलता जुलता हो, जैसे वो भी प्लानिंग करता हो, प्रोसीजर परफॉर्म करता हो, एविडेंस ऑब्टेन करे, और कंक्लूजन ड्रॉ करे, देखे कि एविडेंस के मुताबिक कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है या नहीं, एक्सेप्शन डन। अच्छा, जब हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को चेक करेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें 2 बातें बताते हैं। एक ये बताते हैं कि क्या चेक करना है, और एक कैसे चेक करना है, दोनों में फर्क है। गैस करें, जो भी मैंने आपको 4 चीजें बताई कि देखो प्रोसीजर प्रॉपर प्लान परफॉर्म हुआ है कि नहीं, देखो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला कि नहीं, कंक्लूजन एविडेंस के मुताबिक है कि नहीं, और अगर कोई एक्सेप्शन थी वो रिजॉल्व हो गई कि नहीं। ये क्या चेक करना है, ये है कि कैसे चेक करना है।
क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, वो प्रोसीजर आगे हैं। यह मैटर्स टू कंसीडर, फैक्टर्स टू कंसीडर, क्या चेक करना है, फैक्टर्स टू कंसीडर, प्रोसीजर्स टू परफॉर्म, कैसे चेक करना है। क्या करो भैया, इंक्वायरी करो, उससे पूछो इंटरनल ऑडिटर से कैसे चेक किया है, ऑब्जर्व करो वो काम कर रहे हैं, खुद देखो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, रिव्यू करो उसके काम को और रीपरफॉर्म करो। हैं ये क्या कह गया? नहीं 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 नहीं, मुझे तो लग रहा है कि गड़बड़ है। इन चारों में से 4 प्रोसीजर, एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करने के लिए 4 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। मुझे एक प्रोसीजर से असुली इख्तलाफ है, पढ़ के बताएं किस प्रोसीजर से इख्तलाफ है और क्यों। पहले सारे प्रोसीजर पढ़ लेगा, कोई और भी निकला है। अब बताएं मुझे किससे इख्तलाफ है, रीपरफॉर्मेंस से क्यों इख्तलाफ है? हाँ, अगर रीपरफॉर्मेंस ही करनी थी तो पहले से ही कर लेते, ये सारी कहानी क्यों चलाई? और ये सारी कहानी पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट किया, फिर देखा किस एरिया में इसके काम को यूज करना है, किस में नहीं करना, फिर उसको बताया कि भाई तरीकाकार क्या है हमारा, ताकि हमारे तरीकाकार के मुताबिक वो काम करे, फिर उसके बाद उसके वर्क को वैल्यूएट किया, फिर उसके बाद चेक किया और एंड में फिर रीपरफॉर्म आ गया। रीपरफॉर्म ही करना था तो पहले एंड ही कर लेते। हाँ ये है कंसेप्ट, रीपरफॉर्म सारा नहीं करना, सैंपल बेस पे करना, ये करने हैं ताकि पता चल जाए काम सही किया कि नहीं किया, ठीक है कि नहीं। और क्या करें, कम्युनिकेशन, 2 चाबी गवर्नेंस को बता दो, क्या बता दें कि हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को, नहीं ये नहीं बताना कि वो सही काम कर रहे हैं, ये बताना है कि सर हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया है। एक्सटर्नल डायरेक्टर कहेंगे हमें क्या एतराज है सर जी, कोई एतराज नहीं, कर ले। और फिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है, इसमें जो कुछ भी एक्सटर्नल ऑडिटर ने किया वो डॉक्यूमेंट कर दे। गैस करें क्या क्या काम किया। इंटरनल ऑडिटर की कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी रोल्स को वैल्यूएट किया है, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कर दो। और क्या करोगे डॉक्यूमेंट, किस एरिया में इसके वर्क को यूज किया, ये बेसिस ऑफ डिसीजन, कर दो ये भी डॉक्यूमेंट। और क्या करोगे, कौन कौन से मैटर्स के साथ डिस्कस किया ये भी डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, कर दे ये भी कर दे। और जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उसके वर्क की एडिक्वेसी को चेक करें, यानी जो उसको चेक करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किया वो भी लिखे थे, उसके वर्क को चेक करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म वो भी लिखे, ये भी लिख दो। और बताओ और लिखना है कुछ, जो री परफॉर्मेंस तो उसमें आ गया। जब आपने ये कहा कि प्रोसीजर परफॉर्म टू एवल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, तो उसमें री परफॉर्मेंस भी आ गया। और क्या करें, एक्सेप्शन जो रिजॉल्व किए हैं, जब आपने उसे ये बोला कि प्रोसीजर जो परफॉर्म किया वो डॉक्यूमेंट कर दे, तो जाहिर है प्रोसीजर में एक्सेप्शन भी आ गया। 2 चाबी गवर्नेंस के साथ जो कम्युनिकेशन किया वो भी डॉक्यूमेंट कर दो, ये भी कर दो। देखे यही चीजें लिखी है, बल्कि उसने कम लिखी होगी, हमने ज्यादा लिख दी है, नहीं चलेंगी कोई बात। देखे यही थी, इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट किया वो लिखो, उसके वर्क को वैल्यूएट किया वो लिखो, और किन एरियाज में इसके वर्क को यूज किया वो लिखो, ठीक है। यानी इसको भी डॉक्यूमेंट करवाया उसने, सॉरी इसको भी डॉक्यूमेंट करवाया उसने, इसको भी डॉक्यूमेंट करवाया और इसको भी डॉक्यूमेंट करवाया। ये 3 चीजें 1 2 4, क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करेंगे। ये आई कैप का केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट ये है 1 वाला एरिया बता रहा हूं आपको, और रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट है ये 4 वाला, बाकी पूछ किसी वे से भी सकता है। तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हम,
कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? ये डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिटर की कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक डिसिप्लिनरी अप्रोच पे। अगर ये चीजें पॉजिटिव हैं इंटरनल ऑडिटर में तो हमारा रिव्यू कम, प्रोसीजर सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं लेकिन कम हो जाएंगे। और अगर मसला है कंप्लीटनेस में, ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ज्यादा हो गए। और अगर मसला है कंप्लीटनेस ऑब्जेक्टिविटी में, फिर से बताएं, अगर इंटरनल ऑडिटर की कंप्लीटनेस में, ऑब्जेक्टिविटी में, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में कम प्रॉब्लम है तो जो हमने रिव्यू प्रोसीजर ये परफॉर्म करने हैं कम होंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं, करेंगे ही नहीं, 2 हफ्ते बाद आ गया दूसरों के कंसेप्ट खराब करने। फिर से, अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहता है तो जितना ज्यादा रिलाय करना चाहता है सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा। और अगर कम करना चाहता है, और अगर करना ही नहीं है, हम नहीं करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन लो है तो सैंपल साइज क्या होगा। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है ज्यादा हो जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई है तो फिर करेंगे ही नहीं। हाँ, समझ गए। थोड़ा शरारती बच्चा है, थोड़ी नसीहत करनी है। ज्यादा शरारती बच्चा है, ज्यादा नसीहत करनी है। और जो बच्चा घर में बहुत ही शरारती हो उसको फिर नसीहत नहीं करते, घर से निकाल देते, उसको कोई भी एक नसीहत भी नहीं करनी, उसका एक ही इलाज। भाई ये बात समझ आ गई आपको, ये प्रोसीजर। बाकी वैसे तो सारा कुछ ही आपने याद करना है। बेहतरीन किस्म की प्रिपरेशन किस किस कंसेप्ट की करनी है। इवैल्यूएशन 1 और 4 की। 1 की होगी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 की होगी रिप्रोडक्शन। आगे चले जी, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा हमारा, जरा गैस करें। डायरेक्ट असिस्टेंट। 2 तरह से हेल्प लेते हैं इंटरनल ऑडिटर से, एक लेते हैं यूजिंग द वर्क और एक डायरेक्ट। यूजिंग द वर्क कंप्लीट हो गया। चले अभी आप रिलैक्स करें, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, खूब आराम कर लें, रिफ्रेश हो जाएं, 0 मीटर हो जाएं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ जाएंगे। पास कीजिएगा जी। चलिए, रेस्ट कर लिया होगा आपने। और मीनवाइल इस चीज की मुझे खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो इस टाइम में पढ़ रहे थे। ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। लेकिन रेस्ट भी कर लेते थे, कोई गलत बात नहीं थी। पढ़ लिया आपने, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जो पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्टिविटी में लिखा है 2 चार्ज गवर्नेंस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की रिम्यूनरेशन पॉलिसी डिसाइड करेंगे। रिम्यूनरेशन पॉलिसी का मतलब उनकी सैलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होगी, बोनस कब मिलेगा, ये सारे फैसले किसको करने चाहिए। क्योंकि ये नेचुरल है, इंसान का जिस पर्सन के साथ इंटरेस्ट अलाइन होता है ना, वो उसको फेवर देता है। मुझे अगर पता होगा कि प्रिंसिपल साहब ने मेरी सैलरी डिसाइड करनी है तो मैं बाकी तो और सारे काम करूंगा, जो प्रिंसिपल साहब जिससे नाराज होंगे वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि सैलरी उनकी तरफ से मिलनी है। तो उसी तरह जो इंटरनल डिपार्टमेंट की रिम्यूनरेशन पॉलिसी है, बोनसेस हैं, इंक्रीमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं, ये फैसले किसको करने चाहिए, सीईओ को ना। नहीं नहीं नहीं, 2 शाबिक गवर्नेंस को। जिसको चेक करना है उसको नहीं डिसाइड करना चाहिए, उसके वर्क को तो चेक करना है, फिर हम उसकी कंप्लेंट तो नहीं ना कर सकेंगे। और की क्वेश्चन। हाँ, 2 चार्ज गवर्नेंस लिखा हुआ है, ऑडिट कमेटी नहीं लिखा, लेकिन वो अलग से हमने पढ़ा हुआ है। 2 चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी। क्योंकि ऑडिट कमेटी बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही की सब कमेटी होती है। ठीक है, और की क्वेश्चन। अब स्टडी करें डायरेक्ट असिस्टेंस। अच्छा, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है भला। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का मतलब है उनका किया हुआ काम यूज करना। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है, उनका काम नहीं यूज करना, डायरेक्ट उन्हीं को यूज करना, उन्हीं को कहना आ जाओ भाई हमारी टीम में, हमारी छतर छाया में आ जाओ। आज के बाद तुमने सुबह 9 बजे आके अपनी इंटरनल ऑडिट वाली सीट पे नहीं बैठना,
एक्सटर्नल ऑडिटर के पास आके बैठना, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। यानी इंटरनल ऑडिट में से चंद लोगों का एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में काम करना, ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके, अच्छा, डायरेक्ट असिस्टेंस के सारे कंसेप्ट आपके सामने हैं कि इसमें क्या करना है। एक बहुत ही अहम कंसेप्ट मिसिंग है इसमें, वो ऐसा कंसेप्ट है कि उसके बगैर तो ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं होता। वो आपने बताना है कौन सा है। अभी है कौन कौन से कंसेप्ट? डायरेक्ट असिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी है हमने, फिर हमने पढ़ना है कि किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। फिर हमने देखना है ये किन एरियाज में डायरेक्ट, फिर एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन डायरेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू है, डॉक्यूमेंटेशन। एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है जो मिसिंग है, बताइए कौन सा है? जी, वैल्यूएट द एडिक्वेसी एंड क्या, हाँ जी, शाबाश, वैल्यूएटिंग कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट करना बहुत ही अहम स्टेप होता है। इसमें नहीं है, क्यों नहीं है भला? पहले पढ़ चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस में कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट नहीं होती, ये नहीं, ये मतलब नहीं है, वैल्यूएट होती है, लेकिन लिखी क्यों नहीं है? पहले पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट आएंगे। डन। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या पता चल गया? इंटरनल ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, लेकिन डायरेक्टर्स के कहने पे नहीं है ना जी बात। तनहा किससे लेंगे ये लोग? ये जो 3-4 डायरेक्टर से लेंगे, और काम किसका करेंगे? आपको सही लगता है ये? तनहा किसी और से लेना, काम किसी और का करना सही नहीं लग। इसीलिए हम डायरेक्टर से इजाजत लेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टर्स को बताएंगे, सर कल हम इनका यूज करने लगे थे वर्क का, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल, अब हम क्या करने लगे हैं, ये बताना है। कल भी बताया था। एक होता है बताना, एक होता है इजाजत लेना। कल हमने सिर्फ बताया था, है डायरेक्टर हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने लगे हैं। आज बताना भी है, इजाजत भी लेनी, पूछना भी है। यानी आज ये भी कहेंगे, है डायरेक्टर्स हम डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करने लगे हैं, और फिर रिटर्न फॉर्म में इनसे इजाजत भी लेनी है। ए डायरेक्टर्स आप हमें इजाजत दीजिए कि हम इंटरनल ऑडिटर से अपना काम करवा लें, इंटरनल ऑडिटर से अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करवा लें। ए डायरेक्टर इजाजत दीजिए, और ए डायरेक्टर वादा कीजिए कि जब हम उनसे अपना काम करवाएंगे आप दरमियान में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट असिस्टेंस एक स्टेप आगे है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में। इसमें ज्यादा हम इंटरनल ऑडिटर पे रिलाई कर रहे होते हैं। जब डायरेक्ट असिस्टेंस होती है ना, तो याद रखें पूरे डिपार्टमेंट की नहीं होती। अगर इंटरनल डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं तो 3 या 4 हमारे पास आ जाएंगे, बाकी 15-16 अपना काम कर रहे होंगे। और ये लोग जो 3-4 हमारे पास है ना, तब तक कोई और काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनसे बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 दिन तक बस काम करवाते हैं, इसमें जो करवाना होता है इसमें करवा लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब समझ आ गया आपको। दूसरी चीज, क्या आपको ये पता चल गया कि ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की निस्बत थोड़ा ज्यादा सवेर है? चलिए अब सुने, पहला फैसला करना है आपने, क्या हमें इस इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहला, करनी चाहिए कि नहीं। ये फैसला कैसे होगा? उसकी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी को देख के, उसके फैक्टर हमने पढ़ लिए, फर्ज कीजिए वो क्लियर है। इसका मतलब है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, ठीक है। दूसरा सवाल, किस हद तक करनी है? डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है
किस हद तक करनी है, या यूं कह लीजिए कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, कितनी ज्यादा ऑब्टेन करनी है या कम। देखिए ये डिफरेंट फैसले समझे। पहले फैसला करना है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करें कि ना करें इससे, फिर कितनी डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करें, सारा काम ही ना इससे करवा ले। कैसा आइडिया है, फ्लॉप आइडिया। दूसरा सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, काम करवाना है कि नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं, वो कल वाला हो गया, वो क्राइटेरिया। दूसरा सवाल क्या है, किस हद तक करवाना है। तीसरा सवाल क्या है, किन एरिया में करवाना है, किन एरिया में करवाना है। तीन सवाल, तीनों में फर्क समझे। पहला सवाल क्या, डायरेक्ट असिस्टेंस क्या इस काबिल है कि इनसे काम करवाया जाए, और अगर वो इस काबिल है किस हद तक करवाया जाए, और तीसरा किन एरियाज में करवाया जाए। काम करवाना है कि नहीं उनसे, वो इस काबिल है कि नहीं कि उनसे काम करवाया जाए। ये फैसला कैसे होगा, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को देखिए। कितना काम करवाना है, डायरेक्ट असिस्टेंस किस हद तक। अब ये सुन लें, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ा फैक्टर पहले देख लो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लॉ ने मना कर दिया तो फिर आपका सारा काम इधर जीरो हो गया, फिर तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम याद रखें, सुने अब, किस हद तक काम करवाएंगे हम, इंटरनल ऑडिटर से किस हद तक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करेंगे, ये डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट पे, ये डिपेंड करता है कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर पे, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिविटी पे। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रोहिबिट कर दें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी, तो हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे, ये पूरा टॉपिक ही अप्लाई नहीं होगा। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स की तरफ से इजाजत है तो उसके बाद हमने कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी वाले, अगर तो सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी हो, क्या हो, तो फिर भी इसके वर्क को यूज नहीं करना। और अगर लेस देन सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी है तो फिर इनके वर्क को यूज कर सकते हैं। जितना थ्रेट लेस होंगे उतना डायरेक्ट असिस्टेंस ज्यादा ले सकते हैं, जितने थ्रेट ज्यादा होंगे, यानी ये कंसेप्ट तकरीबन वही है। ठीक है, ये देखिए ये है ना। और किन एरियाज में ले सकते हैं असिस्टेंस, जिनमें रिस्क और जजमेंट कम है उन एरियाज में ले सकते। फिर से डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है ये समझ आ गया। इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर में काम करना, डायरेक्ट असिस्टेंस। पहला सवाल, इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, सबसे पहले क्या वैल्यूएट करना है, कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी, वो पहले कर चुके। इस इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं, फैसला हो गया। अब अगला फैसला क्या होगा, कितने, किस हद तक, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रेट टू कंपिटेंस, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, एरिया, यदि तीन चीजें समझ में लेके आए। लॉ क्या कहता है, इंटरनल ऑडिटर कैसा है, एरिया कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि हम उससे किस हद तक डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ इजाजत है फिर, वरना नहीं। अगर एरिया में जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, रिस्क इन्वॉल्व है, तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन, और अगर लेस रिस्क है, लिमिटेड जजमेंट है, फिर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो उसने बताया ना 2 और 3, ठीक है, इसमें यही बात बताई है क्या, कि कब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं और कब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। कहता है इन केसेस में तो बिल्कुल भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करने का सोचिए ना। कब, जब लॉ मना कर दे या जब सिग्निफिकेंट थ्रेट हो। इन एरियाज में आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं,
लेकिन डिपेंड करता है जजमेंट, रिस्क पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, कॉम्पिटेंस पे, सभी। अगर तो ये चीजें ज्यादा हो, जजमेंट ज्यादा होगी, डायरेक्ट असिस्टेंस कम, रिस्क ज्यादा होगा, डायरेक्ट असिस्टेंस कम, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगा, थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस नहीं, थ्रेट टू कॉम्पिटेंस अगर ज्यादा है तो काम कम, और अगर थ्रेट टू कॉम्पिटेंस कम है डायरेक्ट असिस्टेंस ज्यादा ले सकते हैं। भाई ये बात समझ आई? इन दो में फर्क क्या है, ये डेफिनेशन बताई पहले, फिर से बताया डायरेक्ट, पहले इवैल्यूएट करो इंटरनल ऑडिट को, इवैल्यूएट कर लिया, अब डिसाइड करना है कि किस एरिया में कितना काम लेना है। कहता है इन इस केस में ये वो केसेस है जिनमें आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, जीरो ही हो गई। कब? जब लॉ प्रोहिबिट करे या थ्रेट टू ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटेंस हो। इन केसेस में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर तो सकते हैं, लेकिन कम या ज्यादा ये डिसाइड करना पड़ेगा। और ये कैसे फैसला होगा? इन फैक्टर्स पे, जजमेंट पे, रिस्क पे। ये दो फैक्टर एरिया से रिलेट करते हैं और ये दो इंटरनल ऑडिटर से रिलेट करते हैं। यानी अगर थ्रेट बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल ही नहीं ऑब्टेन करना, लेकिन अगर थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर ये एक रूल है। रूल ये है किसी भी केस में इंटरनल ऑडिटर का चाहे जितना मर्जी परफेक्ट हो, सिस्टम परफेक्ट हो, किसी भी केस में एक ऑडिट का जो सब्सटेंशियल वर्क है वो हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। यानी एक्सटर्नल ऑडिटर कभी भी मोर देन 50% वर्क इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवाएगा। और देखें ये असल में रूल है, ये उसने एक रूल डिसाइड कर दिया हमारे लिए कि कहीं ऐसा ना, देखें हर इंसान की कोशिश होती है मुझे काम ना ही करना पड़े, किसी दूसरे को करना पड़े तो अच्छा है, तो उसने रूल बना दिया। हाँ जी, तो बताइए डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है? डेफिनेशन समझ आ गई? इंटरनल ऑडिटर को इवैल्यूएट करना आ गया? इवैल्यूएशन के बाद मुझे बताइए कैसे फैसला करेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस किस एरिया में ऑब्टेन करनी है और कहाँ नहीं करनी। डायरेक्ट असिस्टेंस, हाँ फैक्टर देखेंगे, ठीक है। पहले वो फैक्टर बताया कि जो अगर है तो डायरेक्ट असिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं ऑब्टेन कर सकते। सिग्निफिकेंट थ्रेट ना बोले, सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, लॉ मना कर दे तो फिर तो भैया काम ही जीरो हो गया। और अब वो वाले फैक्टर्स बताएं कि जिनको सामने रख के यूज कर सकते हैं, लेकिन मे भी कम मे भी ज्यादा। जजमेंट इन्वॉल्व, जितनी जजमेंट होगी उस लिहाज से वर्क कम ज्यादा हो जाएगा। रिस्क जितना ज्यादा कम होगा उस लिहाज से वर्क डायरेक्ट से कम ज्यादा। कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी जितनी कम ज्यादा होगी उस लिहाज से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फिर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कम प्रॉब्लम है तो जितनी रिलेटिव कम है। और रूल क्या हो गया फाइनल कि सब्सटेंशियल वर्क एक्सटर्नल ऑडिटर खुद करेगा। ले जी, हमें अब फैक्टर भी पता चल गए, किन फैक्टरों के सामने रख डिसाइड करना है। अब आगे स्पेसिफिक एग्जांपल कि प्रैक्टिकली किन किन एरियाज में वर्क को यूज डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं, किसमें डायरेक्ट असिस्टेंस यूज। अभी तो आपको जो पढ़ाए थे वो फैक्टर थे, अब आपको क्या पढ़ाने लगे हैं? एग्जांपल्स। पहले फैक्टर कि किन फैक्टर को सामने रख के डिसाइड करेंगे वर्क कम ज्यादा है, अब किन एरिया में वर्क को यूज कर सकते हैं, किन में नहीं। बताइए किन किन में? फ्रॉड रिस्क डिस्कशन, एरियाज वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। किसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते? फ्रॉड रिस्क डिस्कशन में। जब आप रिस्क ऑफ फ्रॉड डिस्कस कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट की टीम को साथ नहीं बिठाना, नॉट है। जब अनअनाउंस्ड अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर परफॉर्म करने हो, आपने रिस्क ज्यादा है, अनअनाउंस्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने, इंटरनल ऑडिट की टीम को साथ नहीं बिठाना, उनको बाहर निकाल देना है। जब ऐसे एरियाज हो जिनमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, इंटरनल ऑडिटर की टीम को वो एरियाज नहीं देने। ऐसे जिनमें हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवाने। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत ही रिलायबल एविडेंस चाहिए होता है, डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करना, इनसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी।
इंटरनल ऑडिटर से ही इंटरनल ऑडिटर के बारे में नहीं पूछना कि भाई कैसे लोग हैं, कंपिटेंट है। ये जो इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन करवानी है ना हमने, याद है ना, वो वैल्यूएशन इंटरनल ऑडिट के लोग नहीं करेंगे। कॉमन सेंस की बात है। उसी से थोड़ी पूछेंगे भाई कंपिटेंट हो कि नहीं, हमने फैसला करेंगे। और ऐसे एरिया जिनमें इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम कर लिया है वो उनसे दोबारा काम नहीं करवाएंगे, वरना वो दोबारा काम नहीं करेंगे, पुराना ही कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। ये बात समझ आई आपको? नहीं आई समझ? ना ना ना। अच्छा मुझे बताइए, देखिए कंसेप्ट याद आप कर लेंगे, मैं कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए इन तीनों में क्या फर्क है। ये क्या है? ये तो सबसे पहले ये ब्रॉड है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कब डायरेक्ट असिस्टेंस ले ही नहीं सकते, ये तो वो है, ये तो ब्लैक एरिया है, कब डायरेक्ट असिस्टेंस ले ही नहीं सकते, ये वो लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है? हाँ, कि ले सकते हैं लेकिन कम है कि ज्यादा, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और ये स्पेसिफिक एरिया लेवल की एग्जांपल्स है। ये स्पेसिफिक क्या है आपके लिए? ये आपने कंसेप्ट या इसमें आप सिर्फ इतना याद कर लें, ये ना इस 2 और 3 इनको इकट्ठे याद करना चाहे ना तो ऐसे याद कर लें। अगर तो बहुत ज्यादा थ्रेट टू कॉम्पिटेंस होगा, बहुत ज्यादा थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी होगा, लॉ ने मना किया हुआ इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना, बस। यानी आप इसको स्किप कर दें, इसको इसके साथ हल्का सा क्रॉस कर दें, क्रॉस 2 को आएगा, आपने इंक्लूड किया, 2 को क्रॉस कर लें, आपका सारा कंसेप्ट बेहतरीन लिंक हो जाएगा, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। 2 को 3, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्या बन गया? 3 क्या बता रहा है? कब यूज नहीं करना डायरेक्ट असिस्टेंस, कब बिल्कुल ही यूज नहीं करना। और ये क्या है? किन एरिया में यूज कर सकते हैं, किन में नहीं। डन। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने 2 कंसेप्ट पढ़ लिए। एक पढ़ा था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में कि कब किस एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, किस में नहीं करना। एक डायरेक्ट असिस्टेंस में किस में, दोनों की लिस्ट में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में उसने लिस्ट दी थी पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या था कि इन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। यहां पे लिस्ट क्या दिया है? इन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? ये लिस्ट याद करने वाली चीज है। ये इक्विवेलेंट है लिस्ट के, कंपेरेबल है उस लिस्ट के जो हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में पढ़ी थी। ठीक है, यहां पे अगर आ जाए, अब नहीं चेंज हो रहा, हाँ ये देखें, ये कौन सी लिस्ट है? ये वाली, जिसमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। और ये कौन सी लिस्ट है? वर्क को यूज। डन जी। ये आपने ध्यान में रखना, वो पॉजिटिव है, इनएक्टिव है। आगे चलते हैं। बाकी ये वाले पॉइंट वही है कि जब इंटरनल ऑडिटर में ज्यादा थ्रेट्स प्रॉब्लम हो तो हमने नहीं यूज कर। कम्युनिकेशन क्लियर हो गई? हमने याद रखे एग्रीमेंट्स 2 लोगों के साथ, डायरेक्ट असिस्टेंस में 2 लोगों के साथ एग्रीमेंट करना है, एक इंटरनल ऑडिटर के साथ, एक डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर के साथ क्या एग्रीमेंट करना है सर? एक तो परमिशन, एनओसी एक तरह से, क्या सर हम आपके लोगों को डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करने लगे हैं, आपकी तरफ से इजाजत है और आपने बाद में इंटरफेयर नहीं करना। ये एग्रीमेंट करेंगे डायरेक्टर के साथ। और फिर इंटरनल ऑडिटर के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, क्या ए इंटरनल ऑडिटर, आज से तुम अपने आप को इंटरनल ऑडिटर ना समझो, एक्सटर्नल ऑडिटर समझो। तुम्हें कोई तंग करे हमें बताना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी है तुमने किसी के साथ, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जो हम तुम्हें बताएंगे। अगर कोई थ्रेट राइज होता है, कोई प्रॉब्लम राइज होती है, फौरन हमें बताओ। ये हमने एग्रीमेंट किसके साथ करने हैं? तो डायरेक्ट असिस्टेंस में 2 एग्रीमेंट होंगे, एक डायरेक्टर के साथ, एक इंटरनल ऑडिटर के साथ। एग्रीमेंट भी हो गया, इवैल्यूएट कर लिया हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, फैसला कर लिया हमने डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, फैसला कर लिया किन एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है।
डायरेक्टर को बता भी दिया, इजाजत भी ले ली, एग्रीमेंट डायरेक्टर के साथ भी हुआ, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना? अब उसे काम करवाएं जी काम। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट करने का मतलब है किसी को काम करने से पहले गाइड करना कि कैसे करना है। डायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्शन। सुपरविजन का मतलब है काम हो रहा है, साथ साथ चेक करना काम सही कर रहा है कि नहीं पर्सन। रिव्यू का मतलब क्या है? काम हो जाने के बाद चेक करना सही किया है कि नहीं। तीनों काम हमने करने। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में डायरेक्शन हमारी नहीं थी, सुपरविजन हमारी नहीं थी, रिव्यू हमारी, वो ऑडिट कमेटी की थी। यहाँ पे डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किसकी है? हमारे। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किसकी होगी? हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर की। और ये डिपेंड करेगा कितनी होनी चाहिए। अब ये डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आपके ख्याल में कितना होना चाहिए, कम के ज्यादा? क्या डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? रिस्क पे, एरिया के रिस्क पे, और इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे। शाबाश। रिव्यू प्रोसीजर्स क्या होंगे? इंटरनल ऑडिटर के वर्क को रिव्यू करना है, करना है। अच्छा नोट कीजिए, इसमें इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ वर्क वाला कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी वाला काम क्यों? हाँ, क्योंकि हम उसके वर्क को यूज नहीं कर रहे, खुद काम करवा रहे। इसमें है कि रिव्यू करो, खुद करो रिव्यू। कैसे करें? कैसे करें? उसके वर्क को देखो, रिव्यू करो, देखो क्या वो कंपिटेंस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी कंपिटेंस में, तो थ्रेट तो कोई राइज नहीं हुआ सब्सिक्वेंटली, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ काम करते हुए वो बहुत सी बातें उसने ऑडिट कमेटी को बता दी हो, या मैनेजमेंट को बता दी हो, या मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट में तो थ्रेट राइज नहीं हुआ था, सब्सिक्वेंटली राइज हो गया हो। तो इस एरिया में क्या बता रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर ने, हमने जब इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो उसके वर्क को रिव्यू करना है। ठीक है जी। और उस रिव्यू की एक्सटेंट डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे। और आपने इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को स्टार्ट में तो वैल्यूएट किया है ना, थ्रू आउट पीरियड भी अलर्ट रहना है। बे बात समझ आ गई? ओके। और एंड में डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या? कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट, भाई जो कुछ काम किया है सब डॉक्यूमेंट। कुछ बात समझ आई? नहीं, फिर से मैं असल में ना, मुझे रिस्क पता क्या है कि आपके एक है, दोनों कंसेप्ट आसान, लेकिन चूंकि मिलते जुलते हैं तो मेरा रिस्क है दोनों मिक्स ना हो जाए। ये ना हो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस मिक्स हो जाए। मेरा रिस्क ये नहीं है कि कंसेप्ट आप भूल जाएंगे, नहीं, मेरा रिस्क क्या है? मिक्स। तो मुझे बताइए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस का बेसिक फर्क आपको पता है? बेसिक डिफरेंस क्या है? यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी काम किया हुआ है, डायरेक्ट असिस्टेंस में हम खुद अपनी डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू में काम करवाते हैं, दोनों फर्क है। ओके। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में सबसे पहले क्या फैसला करना है कि इसके वर्क को यूज किया जाए कि नहीं। ये कैसे फैसला करेंगे? कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। शाबाश। दूसरा फैसला किस एरिया में किया जाए, ये पॉजिटिव लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट बता देंगे। तीसरा, अगर एरिया में यूज किया गया तो उसको एडिक्वेसी ऑफ वर्क कैसे वैल्यूएट, कैसे डिसाइड करना है कि उसका काम ठीक है हमारे पर्पस के लिए, कैसे करेंगे? हाँ, उसके वैल्यूएट करेंगे, उसके वर्क को कैसे वैल्यूएट करेंगे? हाँ, देखेंगे क्या उसने वर्क को प्रॉपरली प्लान प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, एविडेंस ऑब्टेन किया है, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट था, एक्सेप्शन रिजॉल्व होगी कि नहीं। और इस प्रोसीजर परफॉर्म करने में इंक्वायरी
ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस होगी। ये मेन कंसेप्ट है यूजली वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में। अब डायरेक्ट असिस्टेंस के मेन कंसेप्ट कौन से हैं? सबसे पहले ये चीज कि वैल्यूएशन इसमें भी होगी, लेकिन रूल वही होगी जो पहले पढ़े। अगला सवाल इसमें, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी भी है कि नहीं, ये फैसला कैसे होगा? करनी भी है कि नहीं है? कम करनी है कि ज्यादा करनी है? किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है? हाँ, अगर वो पूछे किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी, एज इट इज लिख दें। अगर पूछे किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, एज इट इज लिख के नीचे लिख दें इनके अलावा एरियाज में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। ऑब्टेन कर ली डायरेक्ट असिस्टेंस, फिर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी भी है कि नहीं, कैसे फैसला होगा? कब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन बिल्कुल भी नहीं करनी? ठीक है, कम के ज्यादा, किन एरियाज में, और डायरेक्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है। एक एग्रीमेंट डायरेक्टर के साथ होता है, इंटरनल ऑडिटर के साथ क्या एग्री करते हैं? भैया हमारे मैटर कॉन्फिडेंशियल रखना, भैया अगर कोई थ्रेट राइज हुआ ना आपकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को, हमें बता देना, हमने खुद भी नजर रखी होगी लेकिन आप भी हमें बता देना। ठीक है, और क्या एग्रीमेंट है? और क्या एग्रीमेंट करते हैं हम इंटरनल ऑडिटर के साथ? कॉन्फिडेंशियल रखना, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, अगर कोई ऑब्जेक्टिव और थ्रेट हुआ तो वो बता देना। और डायरेक्टर के साथ क्या एग्रीमेंट करेंगे? सर हम इंटरनल ऑडिटर से अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करवाएंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? ये एक तरह से उससे इजाजत ले रहे हैं, एनओसी। और आइंदा जब तक हम काम कर रहे हैं आपने इसको इंटरफेयर नहीं करना। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कैसे करेंगे हम? डायरेक्शन भी होगी, सुपरविजन भी होगी, रिव्यू भी होगी। इसकी एक्सटेंट क्या होगी ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव। और प्रोसीजर क्या होंगे रिव्यू के? हमने सेलेक्टेड वर्क को मैच करना, यानी जैसे वो रीपरफॉर्मेंस था ना, ये उसी तरह की बात कर रहा है कि सेलेक्टेड वर्क को आपने ऑडिट एविडेंस के साथ चेक करना है कि क्या इसने सही एविडेंस ले लिया कि रिव्यू करते हुए उसे कहना भाई जो चीज आपने चेक की है वो हमें भी दिखाओ, मौजूद है कि नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर। ओवरऑल इस इंटरनल ऑडिट वाले पूरे सेक्शन में जो कल पढ़ा वो भी, जो आज पढ़ा वो भी, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, इसमें सिर्फ एक तरह की केस स्टडी आती है अभी तक का जो ट्रेंड है, और उम्मीद आगे आगे चलेगा, जिसमें आपको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यूएट करना होता है। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं इसमें वो रिप्रोडक्शन वाले, क्लियर। और इसमें रिप्रोडक्शन वालों में जो खास तौर पे अहम है ना, वो है एरियाज, पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट। ये एरियाज, इनको याद करना है आपने, क्लियर। और मिक्स नहीं करना, मुझे सिर्फ एक ही रिस्क है, क्या? हाँ, कि मिक्स ये ना हो डॉक्यूमेंटेशन पूछे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की और आप किसके लिख दें? डायरेक्ट असिस्टेंस की। और डायरेक्ट असिस्टेंस की लिखे और आप उसमें एग्रीमेंट लिखे ही ना, एग्रीमेंट लिखेंगे। आखिरी सवाल मेरा, डायरेक्ट असिस्टेंस में जो इंटरनल ऑडिटर ने वर्किंग पेपर प्रिपेयर किए, जो काम किया, उस पे हक किसका है? इंटरनल ऑडिटर का या एक्सटर्नल ऑडिटर का? इसका जवाब आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मौजूद है। आप रीड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये इंटरनल ऑडिटर अपने साथ डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेंगे। इसका जवाब कहां पे है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वाले हिस्से में, कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर का हिस्सा बनेंगे उसके वर्किंग पेपर्स का। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।